बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पैनामा केसेस और उसके बाद ब्रॉडशीट का मामला, वफाकी हुकूमत ये कहती है कि ये इस बात का सबूत है कि गुज़श्ता हुकूमतें और हुक्मरान किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे और मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो ब्रॉडशीट जो केस है वो पब्लिक करने का मुतालिबा कर रही है। उनका ये कहना था कि ब्रॉडशीट केस में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कोताहियाँ हैं। अब दोनों जानिब से ये मामला उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब को दबाव में लाने की जो बातें हो रही हैं उस पर सलीम मांडवीवाला का ये कहना है कि हमें बताया जाए कि चेयरमैन नैब को दबाव में कौन ला रहा है, वो पार्लियामेंट से रुजू करें। अगर पार्लियामेंट जो है, अगर सेनेट जो है उनकी बात नहीं सुनेगी तो फिर वो बात करें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने पर भी वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को छूट दे दी है। उनका ये कहना है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून हाथ में लेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कोरोना वबा की सूरत हाल और महंगाई पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिल साहब, आगाज करते हैं ब्रॉडशीट केस के हवाले से। ब्रॉडशीट केस में असल है क्या, हकाइक क्या हैं? अपोजिशन ये कहती है, वो इल्जामात आप पे लगाती है, आप माजी की हुकूमतों से उसे मंसूब करते हैं, तो अवाम तक क्लैरिटी के साथ क्या पैगाम पहुंचाएंगे कि ब्रॉडशीट में असल कसूरवार कौन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अवाम को समझने के लिए बड़ी क्विकली एक बता दूं कि ब्रॉडशीट एक कंपनी है कानूनी, जिससे ये मुआहदा किया गया परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कि वो पाकिस्तान को लूटी हुई दौलत फाइंड आउट करके देंगे, क्योंकि वहाँ छुपा ली जाती है बाहर, और फिर उस दौलत को केसेस करके अदालतों के थ्रू वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। और उनकी जो खिदमात होंगी इस सारे काम में, लूटी हुई दौलत फाइंड आउट करने में और मदद करने में, वापस लाने में, उस पर हमने उनके साथ, पाकिस्तान ने उनके साथ एक चीज तय की। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान ये मुआहदा हुआ। मुआहदा करने के तकरीबन 2-3 साल के बाद ये मुआहदा तोड़ दिया गया। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर आप मुआहदा तोड़ेंगे तो आपको ये जुर्माना होगा, क्योंकि यहाँ पर एनआरओ हो गया पाकिस्तान में, चोरों को एनआरओ दे दिया गया, और उस एनआरओ की वजह से चोरों को बचाने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने 2003 में वो मुआहदा तोड़ दिया। फिर वो जो ब्रॉडशीट की कंपनी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। उनके कुछ डायरेक्टर्स ने अलग कंपनी बना ली। एक हिस्से के लोगों ने कोलोराडो में, अमेरिका में जाकर एक मुकदमा कर दिया। एक क्योंकि एनआरओ कर चुके थे, यहाँ मिलजुल चुके थे, इन्होंने जाकर वहां पर पैसे पे कर दिए उनको चुप करवाने के लिए, यहाँ की हुकूमत ने उस वक्त की है, और ये 2008 में पे किए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जारी बात है। और उसके बाद फिर दूसरी ब्रॉडशीट की जो कंपनी थी जो यूके में थी, मैंने आपको बताया कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी कंपनी, उन्होंने मुकदमा कर दिया कि असल कंपनी तो हम है, इन्होंने गलत कंपनी को पैसे पे कर दिए। वो मुकदमा चलता रहा और हमारी हुकूमत आने से पहले वो उस मुकदमे का भी फैसला इंग्लैंड में हो गया। और क्योंकि हमने मुआहदा करके तोड़ा था, तो मुआहदा तोड़ने की जो एक पेनल्टी थी, जुर्माना था, वो अब पाकिस्तान को अदा करना पड़ा। वो तकरीबन 4 अरब पहले पे करने थे, 7 अरब रुपए बाद में जुर्माने की सूरत में। 4 अरब तो उनके मेन चार्जेस थे और 7 अरब जो है वो रुपए जो है वो बाद में अब पे करने पड़े जुर्माने की सूरत में। अब ये है सारा किस्सा इसके पीछे। अगर पहली बात ये कि इसमें क्या फायदे हुए और नुकसान हुए, इसमें फायदे तो उस टाइम ये हुए कि चोरों की लूटी हुई रकम का पता चला कि वो कहाँ है। नुकसान क्या हुआ, क्योंकि मुआहदा तोड़ दिया गया, इस वजह से नुकसान ये हुआ कि एक तो चोर अपनी लूटी हुई दौलत बचाने में कामयाब हो गए, मुल्क को महरूम किया उस पैसे से, और दूसरा जुर्माने की मद में हमें दुगने पैसे देने पड़े। ये 2 नुकसान हुए। इसमें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं, ना मुआहदा करने में, ना तोड़ने में, ना फाइन देने में, ना अदालत में केस लड़ने में, ना हारने में, ना ये तमाम एनआरओ देने में। हमारे टाइम पे तो अब उनकी जो अदालत ने फैसला बाहर दिया हुआ है उसकी एक पेमेंट हमें देनी पड़नी है, और वो पेमेंट उन्हें दी गई है। और उस टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंकशाफात किए हैं कि क्या कहाँ कहाँ लूटी हुई दौलत इन लोगों की पड़ी थी। वो तमाम बातें जो हम करते आए हैं वो बातें वो अब कर रहे हैं।
तो बात ये है कि शहबाज गिल साहब ये बातें तो सामने आ गई जो आप बता रहे हैं। एक शख्सियत जो रिश्वत देने गई, जिसने रिश्वत की ऑफर की, जो शरीफ खानदान की बड़ी करीब थी, वो शख्सियत कौन थी और उस शख्सियत के हवाले से क्या चीजें बाहर निकली? आप तक तो बस तमाम मालूमात पहुंच चुकी होंगी। नहीं सर, मेरे पास वो देखें, वो तो ब्रॉडशीट के लोगों के पास उसकी मालूमात होंगी। हम हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकते। मैं कोई भी बात कहूं, कल को ब्रॉडशीट कहे ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। उसमें आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिसका आपको खुद इल्म नहीं है। तो हमें बिल्कुल इल्म में नहीं है कि वो कौन शख्सियत, लेकिन जैसा वो नाम ले रहे हैं कि नवाज शरीफ के या वो भांजे थे या भतीजे थे, और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई नवाज शरीफ की। और दूसरा बताइए कि कौन $25 मिलियन जो है वो ऑफर करता है और ये भी दिखाता है कि उसके अकाउंट में $25 मिलियन पड़े हुए हैं, जब तक कि वो इनका करीबी बंदा नहीं होगा। कौन इनकी जगह पे इतनी बड़ी रिश्वत जाके ऑफर करेगा? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो इसलिए इसमें कोई इन अ वे कुछ नई चीजें आई, लेकिन बुनियादी चीज तो वही है कि ये लोग लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं और यही इंकिशाफ एक दफा फिर हुआ है पनामा की तरह। गिल साहब, आप नहीं समझते कि ब्रॉडशीट का जो केस था उसमें जो बयानात दिए गए वो कुछ उजलत में दे दिए गए? देखिए, हर पॉलिटिकल लोगों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों पर। हो सकता है जो बयानात दिए गए वो आने वाले वक्त में आपको लगता हो कि बिल्कुल दुरुस्त दिए गए और अभी लगता हो कि उजलत में दिए गए। तो अभी लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते, सिचुएशन निकलने दें, क्लियर होने दें, तो इस पे बेहतर तबसरा हो सके। नहीं गिल साहब, आने वाले दिनों में अपोजिशन के जो दावे हैं, अपोजिशन जिस तरफ जा रही है, उनका कहना है ये इलेक्शन कमीशन के बारे एहतजाज है, उसके बाद लॉन्ग मार्च, और वो सारा जोर डालते हैं बार बार कि रावलपिंडी की तरफ जाएंगे, रावलपिंडी की तरफ जाएंगे। अगर वाकई वो रावलपिंडी की तरफ जाते हैं, आपने इजाजत होती है पुरअमन किसी भी एहतजाज की, तो क्या रावलपिंडी की तरफ जाकर जहां वो एहतजाज करना चाहते हैं वहां जाने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, माँ की गोद से निकल के बंदा उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो कब्र की तरफ जाता है। रावलपिंडी की गोद से तो ये पैदा हुए थे, तो अब उधर इन्होंने वापस गोद में इस उम्र में क्या करने जाना है? अब तो ये अपनी सियासी मौत पढ़ रहे हैं और वो आपके सामने पहली मौत इनकी वाकया हुई थी अभी लाहौर के जलसे में। मैं सियासी मौत की बात कर रहा हूँ, और आगे उसके बाद आपने हर जगह पर इन्हें सियासी तौर पर सशक्ते और मरते देखा है। तो ये ख्वाहिश तो होती है इंसान की वो वापस गोद में ही जाए, लेकिन अब ये गोद में नहीं जा सकते। अब ये अपनी सियासी मौत की तरफ रवान दवा है, तो इनका सफर किसी और तरफ को हो। फॉरेन फंडिंग केस में आप क्या समझते हैं कि केस आप लोगों का ज्यादा मजबूत है या अपोजिशन का आपके खिलाफ केस ज्यादा मजबूत है? देखिए, फॉरेन फंडिंग में हम पे कोई केस है ही नहीं। ये तो एक परसेप्शन से बना दिया जाता है, ये हो, अगर ये हो, अगर ये हो तो क्या होगा। तो फॉरेन फंडिंग का बहुत ही क्लियरली हनीफ अब्बासी के केस में सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर डिसीजन दे चुकी है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,000 जो है वो दस्तावेजात दे चुकी है, दूसरों ने एक पेपर भी नहीं दिया। 3 दफा इलेक्शन कमीशन उनसे मांग चुका है, उन्होंने अभी तक अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। टारगेट तो पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपना सेट किया होगा, लेकिन अपोजिशन जमातों में कुछ ऐसे हलके भी हैं जो बयानिए की वजह से नाला है या किसी और वजह से। क्या उनका जो रुझान है वो पीटीआई की तरफ होगा? देखिए राणा साहब, आपके सामने है सारा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के मुल्क जो इनके चंद लोग हैं उनके मुल्क दुश्मन बयानिए की वजह से, स्पेशली नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम और इनके 4-5 हवारी जो हैं, इनके मुल्क दुश्मन बयानिए की वजह से वो इनके साथ नहीं खड़े। अब इन मौजूदा हालात में इनके बहुत सारे मेंबरान भी इनके साथ नहीं खड़े। तो ये देखते हैं जैसे जैसे सिचुएशन निकलती है आगे, कानून के मुताबिक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीजें करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आइन और कानून के तहत चलना है, आइन और कानून के तहत चलते हुए देखेंगे आगे जैसे जैसे सिचुएशन निकलती है। पार्लियामेंट की तरफ रुजू करने के लिए, पार्लियामेंट का जो कार्रवाई है उसे बहाल करने के लिए क्या हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाएगी, अपोजिशन को वापस बुलाएगी पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट तो उसमें क्या ऐसा है जो हमने बढ़ाना है? पार्लियामेंट तो काम कर रही है अपना।
अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रही है, हुकूमत अपना कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि एनआरओ दे दिया जाए तो उसी से इस मुल्क में एक दूसरे के हाथ को हाथ में पकड़ के गाना गाना है मुल्क में, तो फिर ही सब कुछ ठीक होना है। तो वो तो आप बहुत दफा देख चुके हैं, इस तरह की जमहूरियत भी और इस तरह की पार्लियामेंट भी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को ऐसी पार्लियामेंट दोबारा चाहिए, या पार्लियामेंट की ऐसी प्रोडक्टिविटी दोबारा चाहिए जिसमें लूट मार का हिसाब ना हो और लूट मार पे एनआरओ दिया जाए। तो वो दिन चले गए, अब आपको इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी। ये जो मुफाहमत के नाम के ऊपर लूटा जा रहा था, ये जो मुफाहमत की मुनाफकत थी, उसकी सियासत अब आपको देखने में नहीं मिलेगी आइंदा। कम से कम इमरान खान की हुकूमत में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। जो मुनाफक और करप्ट हैं उनको ये चीज बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो भी कोई रियल शऊर और शऊर रखने वाला बंदा है वो ये समझता है कि गुंडे में और शरीफ में कभी भी दोस्ती नहीं होती। चोर, डाकू और शरीफ आदमी मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट इकट्ठा नहीं करते। एक और सवाल, एक बात का जवाब दीजिएगा। सानिया मर्ज पे आप वाहद बंदे थे, अपनी पार्टी के साथ बड़े खुल के खड़े रहे, आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा और आपके ट्वीट हम देखते रहे। तहरीक इंसाफ एक जमात है, बहुत बड़ी जमात है, अक्सरियत है इसकी, तो क्या वजूहात है कि बाकी लोग क्यों खामोश रहते हैं और आप डटे रहते हैं? देखिए राना साहब, जिस तरह की प्राइम मिनिस्टरशिप इमरान खान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कौम का दर्द है, जिसमें उन्हें अपने वतन अजीज का दर्द है, गरीब का दर्द है, जिसमें वो सबसे पहले कौमी मसाइल को, गरीब के इंटरेस्ट को सामने रख के फैसले लेते हैं, तो अक्सर औकात इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो मुनाफकत के फैसले नहीं लेते, वो कौम के वसी इंटरेस्ट में, स्पेशली गरीब के वसी इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं। तो उनके लिए मुश्किल फैसले लेना भी आसान नहीं होता, मुश्किल फैसले लेते हैं। और जब आपका लीडर मुश्किल फैसले लेता है, आपको नजर आ रहा होता है कि आपके लीडर को अब तनहा किया जा रहा है मुश्किल फैसलों की वजह से, तो उसके नुमाइंदे के तौर पर, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर, उसके पार्टी वर्कर के तौर पर, उसके एक अदना पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर आप डट के अपने लीडर के साथ खड़े हों। जब मुझे ये नजर आएगा कि मेरा लीडर मुश्किल वक्त गुजार रहा है, मुश्किल फैसले कर रहा है, तो उसमें दिफा करना, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इससे फिर कोई लेना देना नहीं होता कि और कौन खड़ा है साथ, कोई खड़ा है या नहीं। यह बात आपकी दुरुस्त है कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है उस टाइम। आप जब कई दफा तनहा होते हैं या सिर्फ चंद लोग साथ होते हैं, तो आपको ये लगता है कि सारा क्रिटिसिज्म आपका गिरा, सारी जैसे फसाद। गिल साहब, नदीम अफजल चंद साहब के इस्तीफे की वजह क्या है? अभी तक की जो खबरें हैं उसमें आपसे भी इख्तलाफ राय एक वजह बताई जाती है, तो क्या नदीम अफजल चंद साहब को वापस बुला लिया जाएगा, इस्तीफा नामंजूर हो जाएगा? चंद साहब ने ये उनका क्योंकि जाती फैसला है, उन्होंने ही करना है, ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। चंद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे बड़ा जाती एहतराम है। बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि मेरा उनका कोई प्रॉब्लम हुआ ट्विटर पे, बिल्कुल नहीं। उनके मैंने किसी एक ट्वीट के ऊपर भी मैंने ट्वीट नहीं किया, उनके किसी एक ट्वीट को भी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। शाकिल साहब ये बता दें कि कप्तान की वफाकी मीटिंग, वफाकी कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद आज पंजाब में और उसके बाद दीगर विजिट भी है, क्या कप्तान जो है वफाक में, पंजाब में या केपीके में अपनी फील्डिंग तब्दील करने के मूड में है? तो फील्डिंग तब्दील हो रही है? देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। ही इज द बॉस, ही इज द लीडर, वो फैसला करेंगे। वो ये फैसला अगर करते हैं या नहीं करते या कब करते हैं, ये उनसे है। मैं उनके तर्जमान के तौर पे जब मुझे वो बताते हैं कि ये चीज हो गई है या ये करनी है और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन में इंगेज होना है डोमेन में, तो मैं तब होता हूँ। अभी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था। सही, यानी ये इस वक्त वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो अपनी फील्डिंग चेंज करते हैं या नहीं करते। उसी फील्डिंग के ज़रिए ही मुल्की मईशत और मुल्की सियासी सूरत हाल को बेहतरी की जानिब गामजन करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म लाहौर के दौरे पर आए, वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई, बहुत से एक मनसूबे का सूबे का संगे बुनियाद भी रखा और बहुत से इजलासों की सदारत भी की है। तो लाहौर आने का मकसद क्या है? फील्डिंग किस हद तक चेंज हो सकती है? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, वज़ीर आज़म का लाहौर आने का बुनियादी मकसद जो अब तक सामने आया वो तो यही था कि संगे बुनियाद रखना है दो रोया सड़क का, उसके अलावा इजलासों की सदारत करनी है, कब्जा माफिया के खिलाफ जो एक्शन हुए हैं उस पर ब्रीफिंग लेनी है। क्या इसके अलावा और भी मकसद है? ये बिल्कुल और मकसद है, और मैं आपको बताऊं कि पंजाब में काफी फील्डिंग तब्दील करने का फैसला हो। मेरे पास जो इतला है उसमें वज़ीर आला पंजाब जो है उन्हें शाबाश दी गई है, और उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद को
और उसके बाद हम मशीर इत्तलात जो है फरदौसा शकवान को, मियां असलम इकबाल को, इन लोगों को, मियां महमूद रशीद को, इन लोगों को शाबाश दी गई है। अख्तर मलिक के काम को भी सराहा गया है, जबकि 2 ऐसे वज़रा और एक बशीर ऐसा है जिसकी कारकर्दगी पर निशान लगा दिया गया है और उसे कहा गया है या इनकी कारकर्दगी बेहतर करें या इनको तब्दील किया जाए। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी और पुलिस, इस पर बड़े सख्त नाला नजर आए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मेरे पास जो इतला है उसमें एक आला पुलिस अफसर को आखिरी दफा कहा गया है कि अब आपके पास आखिरी चांस है, अगर आप अब भी अपने अदारे को बेहतर ना बना सके, आप अब भी अपने बेहतरी ना ला सके, तो किसी सूरत में भी आप दोबारा इस सीट पे नहीं होंगे। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बाकायदा एक लिस्ट पेश की गई कि कौन कौन से पुलिस अफसरान, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सियासी बुनियादों पर उनकी तैनातियां होती नहीं, उनके मुख्तलिफ सियासी लोगों से वाबस्ता हैं और उनके वो काम करते हैं और मेरिट से हट के काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक फील्डिंग लग गई है। उस फील्डिंग के मुताबिक जो है, बिल्कुल मैं आपको वाजे कह दूं, उस फील्डिंग के मुताबिक बहुत से ब्यूरोक्रेट और बहुत से पुलिस अफसरान जो है वो भी आइंदा चंद दिनों में तब्दील हो जाएंगे। एंटी करप्शन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है बड़े मुतमिन हुए हैं। कब्जा माफिया के खिलाफ और दीगर चीजों के खिलाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस जो है उनके काम को भी बड़ा सराहा है, उन्हें शाबाश दी गई है। और पुलिस के हवाले से उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया कि मैं उस वक्त मुतमिन होऊंगा जब मुझे आम आदमी की तरफ से यह बात आएगी सामने कि अब हमें इंसाफ हमारे घर की दहलीज पे मिल रहा है। अब थानों के अंदर पुलिस कल्चर तब्दील हो चुका है। अब पुलिस जो है वो सियासी नहीं गैर सियासी है और पुलिस तमाम लोगों के साथ एक जैसा ही सलूक कर रही है। ये बड़ी क्लियर हुई है और ये भी वज़ीर आज़म ने मेरी इत्तला के मुताबिक कहा है और जाहिर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने पंजाब में ऐसी कोर्नस देनी है कि हर शख्स वहां पे जो बाकायदा तारीफ करे। और लाहौर में जो पिछले दिनों कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर थे, उस हवाले से भी एक रिपोर्ट उन्हें पेश की गई जिस पर उन्हें बताया गया कि किस तरीके से पहले लाहौर में जो टीमें मौजूद थी उनके सियासी जो मुलाजमीन है जिनको भर्तियां की गई थी, उन्होंने किस तरह गंदगी को मजीद फैलाने में अपना रोल अदा किया। राणा साहब, एक आखिरी सवाल ये बता दें, क्या काबीना में कोई नया चेहरा शामिल होने वाला है पंजाब काबीना में? जी, 2 नए चेहरे शामिल होने वाले काबीना में। 2 नए चेहरे मैं आपको बता रहा हूं, 2 नए चेहरे काबीना में शामिल होंगे। फील्डिंग पंजाब की तब्दील होगी और फील्डिंग जो तब्दील होगी वो गैर मुतवक्को क्यों होगी? इससे पहले अगर देखा जाए तो तबादले ही होते रहे। मैं कह रहा हूं जिन पे निशान लगे हैं, बहुत से लोग समझते थे कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत करीब तरीन है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के करीब तरीन लोगों के बहुत करीब तरीन है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको पता है इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो हिकमत अमली होती है उसके मुताबिक चलते हैं। और मैं आपको ये भी एक बता दूं, पंजाब में ट्रैफिक की सूरत हाल पर भी कुछ नाला नजर आए और उन्होंने बहुत सी चीजें, उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद होती थी और रिपोर्ट्स की रोशनी में वो उन्होंने सारी गुफ्तगू की और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि अगर मुझसे कोई ये उम्मीद रखे कि मैं जो आवाम से वादे करके आए वो पूरे नहीं करूंगा और उसमें यानी जिसका इशारा वफाकी काबीना के इजलास में भी कहा दिया गया था कि काबीना अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। 2.5 साल गुजर चुके हैं, अब कोई यूजर पेश ना किया जाए तो वही फार्मूला अब अप्लाई किया जाएगा पंजाब काबीना पे। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी हिकमत अमली में क्या तब्दीली की है, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम की नई हिकमत अमली के सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च किया जाएगा। किस हद तक सूदमंद होगा? लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा या पिंडी की तरफ किया जाएगा, यह भी अभी फैसला नहीं होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ही किया जाएगा लेकिन बरास्ता पिंडी किया जाएगा, इस पर भी फैसला नहीं हो सका। इस्तीफों के ऑप्शन पे क्या अभी तक फैसले हो सके और आवाम तक क्या कुछ पहुंच सका है, यह भी कुछ क्लियर नहीं हो सका। तो पीडीएम की हिकमत अमली जो माजी से कुछ हद तक मुख्तलिफ हुई, वो कितनी असरअंदाज हो सकती है सियासी माहौल पे, और सियासी माहौल जो काफी गर्मा गर्म था अब किस हद तक ठंडा हो चुका है बयानात की शक्ल में और अमली शक्ल में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। ब्यूरो इस्लामाबाद 92 न्यूज सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर रोजनामा 92 न्यूज राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर 92 न्यूज कराची सईद खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया। राणा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। पीडीएम की नई हिकमत अमली में सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च का अगर फैसला कर लिया जाए तो यह किस हद तक सूदमंद हो सकता है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं और नताइज में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? देखिए यासर, ये जो पीडीएम है जिसके जो आजकल रोजाना बयान दे रही है कि हम
इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी मार्च करेंगे। मौलाना साहब को पता नहीं रावलपिंडी से इतना प्यार क्यों है कि बार बार रावलपिंडी का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन आज मैं पीडीएम की हिकमत अमली आपके सामने रख देता हूं। चूंकि पीडीएम के अंदर वाज़ेह तौर पर आपको पता है कि दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप वो है जो बिलावल भुट्टो है, आसिफ अली जरदारी है, जो वो चाहेंगे पीडीएम में वही होगा। इस तरह आप इन्होंने इस्लामाबाद में मार्च कर धरना देना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, तो आप उसमें देखेंगे पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत जो है वो वहां पे मौजूद होना, उसके इम्कानात बहुत कम है। सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो शायद उसमें शामिल ना हो, ये इम्कानात है क्योंकि उसकी वजूहात है। इनका यह कहना है कि अगर हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देना है, वहां एहतजाज करना है, तो फिर जो लॉन्ग मार्च होगा वो पिंडी नहीं इस्लामाबाद की तरफ होगा। और मेरे पास ये मुसक्का इतलात है कि पीडीएम की जो फैसले हैं, जो हिकमत अमली है, वो नई हिकमत अमली ये है कि अब पीडीएम जो है वो रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी, वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। और ये इस्लामाबाद की तरफ जो धरना नहीं होगा बल्कि मुख्तसर धरना होगा, वहां जाएंगे, एहतजाज करेंगे, बड़ा जलसा करेंगे, एक मुख्तसर से वक्त के लिए वहां पे ठहरेंगे और उसके बाद वहां से रवाना हो जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान की जो ख्वाहिश है कि रावलपिंडी की तरफ धरना जाए, रावलपिंडी की तरफ मार्च जाए, वहां पर एहतजाज किया जाए, वो यकसर मुस्तरद हो चुका है पीडीएम के अंदर से। क्योंकि पीडीएम के अंदर इस वक्त बेशक मरियम नवाज जो है वो मौलाना के साथ है, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम के अंदर जो अक्सरियत जिस चीज की तरफ जो जिस फैसले की तरफ जा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो चाहती है पीडीएम को, वो उसी तरीके से लेकर चलती है। नई हिकमत अमली मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिरी दम तक ये कहते रहेंगे कि हम अपना लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी लेकर जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। और वहां पर जो एक लंबा अरसा बैठने की बात हो रही थी, लंबा अरसा धरने देने की बात हो रही थी, वहां पर जो घिराव की बात हो रही थी, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं होगी। सिर्फ मुख्तर क़याम होगा और उसके बाद एहतजाजी जलसा और जलसे के बाद चले जाएंगे। उसके बाद ये सारे लग जाएंगे अपने सेनेट इलेक्शन पे। अब चूंकि पीडीएम जो है वो अपने एक सियासी जो एक अफसर सूख है उसे कायम रखना चाहती है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च का फायदा क्या होगा। लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सब एक ही फायदा लेना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा सियासी प्रेशर बना दें कि उनके जो अपने अरकान असेंबली सेनेट में उनके खिलाफ जा सकते हैं, जिसके इम्कानात उनको मौजूद है। वो चाहते हैं कि एक सियासी प्रेशर बने ताकि उससे उनको ये फायदा हो कि उनके अरकान असेंबली जो है वो कम अज कम उनसे टूट कर ना जाए। ये सिर्फ एक फायदा वो लेना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब सेनेट इलेक्शन के बाद एक फैसला हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद असेंबलियों से रिजाइन दे दिया जाए। इस हक में गए हैं मौलाना फजलुर रहमान, इस हक में गए हैं मरियम नवाज, इस हक में गए हैं एएनपी, लेकिन इस पर भी आकर फटा भर गया है। उस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हम सेनेट इलेक्शन के बाद भी इस्तीफों का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद अगर कोई कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में होगा। अब अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में किस तरह होता है, पीपल्स पार्टी या नून लीग इनमें से कौन इसमें सबसे आगे आता है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद भी आती है तो फिर उसके बाद भी अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी नून लीग या कौन हुकूमत लेगा, किसको हुकूमत में रखा जाएगा, किसके हवाले हुकूमत की जाएगी। पीपल्स पार्टी हर सूरत चाहती है कि 2023 यानी शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी मौजूद हैं जिसकी वजह से कोई मंतकी फैसला नहीं हो सका। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर पीडीएम लंबे धरने की बजाय एक भरपूर एहतजाज के उनसर पे यकीन रखती है तो क्या लंबे धरने का फायदा हो सकता है या भरपूर एहतजाज का, या आपकी नजर में किसी चीज का फायदा नहीं होने वाला सियासी तौर पर? देखिए, ये एक तो ये बुनियादी बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो इनके अंदरूनी इख्तलाफात थे इस्तीफ़ों के हवाले से, जिस तरह से ये लेके चले थे और जो हमारा पहले दिन से ख्याल था कि ये ज़्यादा देर इस तरह चल नहीं सकेंगे, वो पूरा होता जा रहा है। अब वो ख्याल यकीन में बदलता जा रहा है मेरा। तो अब ये अंदरूनी इख्तलाफात के बाद अब ये आगे एग्ज़िट स्ट्रेटजी के ऊपर, अब मौलाना उसमें किस हद तक उस एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं नहीं चलते, जिसमें बुनियादी तौर पे यही है कि जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, राना साहब भी कह रहे हैं, ये 19 को जैसे आएंगे, आके एक एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, तकरीरें करेंगे और शाम को गायब हो जाएंगे। इस तरह से किसी और इशू को बना के 15 दिन बाद 20 दिन बाद मे भी ज़िमनी इलेक्शन में कुछ चीज़ उठा के उसके हवाले से कुछ किस्म की बात करें। जो लॉन्ग टर्म धरने की बात है वो अनटिल अनलेस इनको पता है, इमरान खान साहब ने भी दिया था, इनको ये भी पता है कि उसके क्या नताइज निकल सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हासिल कर पाएंगे।
पिंडी की जो मौलाना फजलुर रहमान बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान असूली तौर पे जो PDM के सरबराह की हैसियत से अपनी जो अथॉरिटी है वो तकरीबन खो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ और कहते हैं, पार्टियां बाकी कुछ और करती हैं। जो मेजर पार्टीज़ हैं, नून और पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट करती है। जैसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला, इस्तीफ़े पेंडिंग करने का फ़ैसला, बिलावल साहब ने तो उसको वैसे ही कह दिया कि वो एक एटमी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब डिज़ास्टर है ऑब्वियसली। तो वो डिज़ास्टर की तरफ कभी नहीं जाएंगे, जबकि उनके पास हुकूमत भी है और उनको माजी का तजर्बा भी है कि जमहूरियत को जब कोई न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा जमहूरियत पे, तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है। जमहूरियत तो बिल्कुल नहीं बचेगी उसमें, और कोई बच जाए तो पता नहीं। तो ये अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ निकाल पाएंगे। चाहे धरना करें, चाहे एहतजाज करें, इस्तीफे अगर नून सिर्फ देती है या फजलुर रहमान देते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो इतने इफेक्टिव होंगे। और उनमें से कितने लोग उन इस्तीफ़ों को इंडोर्स करेंगे, उनके अपने लोग, कि हाँ जी हमने इस्तीफ़े दे दिए, उसको कबूल कर लिया जाए। ये धरना करे, भले एहतजाज करे, कोई ख़ास नतीजा उसका खातिर खा पॉलिटिकल फ़ायदा इनको कोई नहीं होने लगा। बल्कि जो इन्होंने जिस तरह से अब तक मूवमेंट ये आई है और जिस तरह से डिज़ास्टर होता जा रहा है, PTI को सियासी तौर पे बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा है। आपकी नजर में ऑपोजिशन की सही का PTI को ज्यादा फायदा है। खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या PDM के लॉन्ग मार्च से वफाकी हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ेगा? मेरे ख्याल में PDM के लॉन्ग मार्च तक आने से पहले बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। ख़ास तौर पर PDM के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। नून लीग नाराज़ है पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है, वो मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। ये एक दूसरे पर बयानियाँ थोपने की और एक दूसरे के बयाने पर लाने की जो कोशिशें की थी वो रह आ गई है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सिंध में हुकूमत भी कर रही है, वो किसी ऐसे अमल में शामिल नहीं होना चाहती जो निज़ाम को तलपट करने का बायस बने और अगली बारी में उनके लिए कुछ भी दस्तयाब ना हो। तो ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी सियासी खुदकुशी के हक़ में नहीं है और वो ये भी नहीं चाहेगी कि वाया ये जो PDM अगर इत्तफाक करती है इस पर लॉन्ग मार्च पर, वो वाया रावलपिंडी या रावलपिंडी जाए। वो पिंडी के साथ भी ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, क्योंकि जो वो सियासी अमल में रहना चाहते हैं, मुस्तकबिल के सियासी अमल में वो रहेंगे। वो इसी सूरत में रहेंगे कि इस वक्त वो उन कुव्वतों से, उनके बयाने से इख्तलाफ करें कि जो पूरे निज़ाम को तलपट करना चाहते हैं। PTI इस वक्त मसला नहीं है, जमहूरियत इस वक्त मसला है, मुल्क की रियासत इस वक्त मसला है। रियासत के हालात जो इर्द गिर्द के हैं वो हमारे लिए मसला है, हमें उनके लिए सोचना है और हमें अपने अंदर ऐसे हालात लाने हैं, ऐसे हालात पैदा करने हैं, साजगार बनाने हैं जो हमें भारत की जो जालमाना कार्रवाइयाँ हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीर के ख़िलाफ़ हमें एक अच्छा पाकिस्तान की तरफ से मैसेज देना है अक़वाम आलम को। वो उसी सूरत में जाएगा जब हम पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करके आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल चल रही है उसमें मैं यही समझता हूँ कि PDM के बाहमी इख्तलाफात का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहा है। लेकिन आपकी नज़र में भी PDM के जो बाहमी इख्तलाफात हैं उसका फ़ायदा हुकूमत को ही जा रहा है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के बाहर का एहतजाज देखा जाए, दोनों में अपोजिशन के लिए सूदमंद कौन सा ऑप्शन है? यासिर देखिए, वो भले अब एहतजाज करें या लॉन्ग मार्च करें, सूटेबल ऑप्शन इस वक्त इस सूरत हाल में उनके लिए कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। वजह यह है कि जितने सियासी मुबस्सिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब भी कोई आपसे बड़ी सियासी मुहिम चलाते हैं तो उसका एक मोमेंटम बनता है। आप छोटे जल्द से जुलूस रैलियों से चलते हैं और ग्रेजुअली आप सिस्टम पर और हुकूमत वक्त के ऊपर आप प्रेशर बिल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो PDM की जो स्ट्रेटजी थी वो शायद उस वक्त उन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा दबाव का सामना था या उस वक्त उन्हें जो ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी, उन्होंने वो ग्रेजुअली मोमेंटम का हासिल करने के बजाय जो उनके बड़े जलसे और बड़े जो इम्पैक्ट ओरिएंटेड उनकी रैलियाँ हो सकती थी वो पहले ही कर चुके हैं। अब उनके पास इलेक्शन कमीशन में आए, शहर जमहूरियत पर आकर लॉन्ग मार्च करें या धरना दें, उसका उस तरह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सकेगा, वो मोमेंटम नहीं बन सकेगा। 2014 का बहुत बड़ा धरना हुआ और उस वक्त ये एक इंप्रेशन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तीसरी कुव्वत भी किसी हद तक मौजूद है। उसके बावजूद हमने देखा कि आइन और कानून से बाहर कोई तब्दीली नहीं आ सकी थी
उस वक्त का धरना भी हुकूमत वक्त को घर नहीं भेज सका था। अल्टीमेटली जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए वो सिलसिला भी वाइंड अप हो गया। तो अब पीडीएम के पास जो ऑप्शन है, जो उन्होंने मोमेंटम बिल्ड करना था, जो उन्होंने एतराज़ात उठाने थे, जो हुकूमत वक्त की उन्होंने जो खराबियों को पॉइंट आउट करना था, वो कर चुके। अब वो अपनी आवाज़ मजीद भले उठाते रहे, इस्लाहात इलेक्शन कमीशन के अंदर लानी है, इंतखाबी मामलात के अंदर इस्लाहात लानी है, आवाज़ बुलंद करें। लेकिन जो वो टारगेट हासिल करना चाहते हैं सिस्टम की तब्दीली का, हुकूमत की तब्दीली का, वो लॉन्ग मार्च या एहतजाजी रैलियों धरनों से नहीं आना, वो आइन और कानून के मुताबिक आना, जो भी उसका एक रास्ता होगा। उसके साथ दूसरा बड़ा मामला है, पाकिस्तान एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर जितने हमारे मसाइल थे, पाकिस्तान ने उसको फोकस करता रहा, आवाज़ उसके ऊपर हम उठाते रहे। अल्टीमेटली दुनिया ने भी उसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर बड़े भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई गई। तो मेरे ख्याल में सब जमातों को मिल बैठ के जो मुल्की इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, उनसे दाखिली और खारजी महाज पे तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठकर बातचीत करनी होगी और हिकमत अमली तरतीब देना होगी। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो शख्सियत लंदन से अभी पाकिस्तान पहुंची हैं, वो नवाज शरीफ साहब का क्या कोई खुसूसी पैगाम लेकर आई, किसी तक पहुंचाया? बिल्कुल, जो खसूसी पैगाम है और उस खसूसी पैगाम को आज के दिन जो है वो दो अहम तरीन शख्सियात तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और वो पैगाम वही है जो मैंने कल आपसे पहले भी कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मियां नवाज शरीफ अपने बयानिए को बदलने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ अपने बयानिए की तब्दीली के लिए बिल्कुल अपने तौर पर अपने आप को तैयार कर चुके हैं। वो हर सूरत में चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी वापसी हो जाए, वापसी भी 2023 के बाद हो। मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं, वो 2023 तक इस हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानात या एजुकेशन तक के लिए तो तैयार है, लेकिन कोई बड़ा इक़दाम करने से भी गरेजा है। और इसका उन्होंने पैगाम किसी को भेजने की जिम्मेदारी जो दी थी उस वही शाहिदा खान अब्बासी भी पूरी कर रहे हैं और दो और लोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ का एक पैगाम तो शाहिदा खान अब्बासी के जरिए मौलाना फजल रहमान को मिलेगा, और 2 फोन जो है मौलाना फजल रहमान से 2 दफा मोबाइल पे फोन पे बात हो चुकी है। और इस गुफ्तगू में भी इशारा कुछ इसी तरह का दिया गया है कि अपनी रफ्तार को हम क्यों ना स्लो कर लें, अगर हमें हमारा मकसद हासिल हो जाता है चाहे 2023 के बाद का हो जाए। यानी उनका ज़हन यह है कि 2023 को जब इलेक्शन होंगे तो उसमें मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत के मुताबिक वोट हासिल कर लेगी, उनका ख्याल है। और उनका यह भी ख्याल है कि अगर हम इसी तरह लगे रहे तो हमें 2023 में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये उनके करीबी दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की है, और अब यही पैगाम उन्होंने शाहिदा खान अब्बासी के जरिए भी भेजा है। तो शाहिदा खान अब्बासी अभी इस बात का इकरार नहीं कर रहे, लेकिन सबको बताया कि उनके रूट्स भी क्या हैं, वो भी किन रूट्स के जरिए किन किन लोगों से मिलते हैं। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान चूंकि बहुत तेज कर रहे थे, और मौलाना फजल रहमान की स्पीड को आहिस्ता करने का जो तरीका था या जो स्विच था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास था। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी, आपको याद होगा, पाकिस्तान से जाने, उनके पाकिस्तान में रहने, उनके हवाले से जब भी कोई मूवमेंट चली है तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात की साख को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। उनके लॉन्ग मार्च में मौलाना फजल रहमान के बाद बड़ी तस्वीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी। तो ये दो अहम राव साहब, आप क्या समझते हैं कि रफ्तार सुस्त, अंदाज तब्दील और लहजा नरम हो सकता है? यासिर, मैंने तो पिछले सेगमेंट शुरू करते ही ये कहा था कि ये एग्जिट स्ट्रेटजी है। अब ये एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह से इसको पुल आउट करना है, उसके मुख्तलिफ मराहिल हो सकते हैं। जैसे ये लंबे जलसे वगैरह ख़त्म करके अब एक एहतजाज करने आ रहे इलेक्शन कमीशन के सामने, इस तरह के 1-2 और एहतजाज होंगे। सेनेट के इलेक्शन के बाद तो वैसे ही मेरा ख्याल है हवा निकल जाएगी, जब ये मामला सारे सेनेटर्स वगैरह अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले नून लीग को जो मुश्किल होगी वो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो उन्होंने बंदों का डिसाइड करना है, उससे बड़ा आपको पता चलेगा कि अंदर क्या खिचड़ी उसके पक रही है। शायद खान साहब जो मैसेज लेके आए हैं और जो मियाँ साहब जो चाहते हैं वो किस लिए ये सारी चीज़ें चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये चीज़ें अगर चाह रहे हैं, अगर वो स्लो डाउन चाह रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात गलत होगी, राना साहब की इन्फॉर्मेशन बहुत दुरुस्त होती है, वो चाह रहे होंगे यकीनन, लेकिन उसके बदले में वो कुछ ना कुछ डिमांड ज़रूर कर रहे होंगे। उसमें मरियम नवाज़ की लंदन रवानगी भी हो सकती है, उसमें कुछ और भी जो पॉलिटिकल स्पेस है उस हवाले से भी कोई बात हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब का जो एक इन्फ्लुएंस है पार्टी के अंदर और एज सदर उनका जो इन्फ्लुएंस है, उसको वो समझते हैं कि उसकी सपोर्ट भी कहीं ना कहीं से उनको मिल रही है।
उस हवाले से भी मरियम का क्या रोल हो सकता है पॉलिटिकल, अगर वो यहीं पे रहती हैं तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई बारगेनिंग चिप होगी उनके पास अगर ये इस चीज़ पे जाते हैं। लेकिन जैसा कि भट्टी साहब ने कहा, पीडीएम की तहरीक का मोमेंटम तो टूट चुका है, अब वो क्या पैगाम देके इनफरादी तौर पर ही सबकी जंग जारी है, इनफरादी तौर पर ही सब फायदा हासिल करने के चक्कर में दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गवर्नेंस के हवाले से। जितने हमारे मुआशी इस वक्त हैं उसमें बेहतरी के हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलानात भी किए जाते रहे। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमें गंदम की किल्लत का भी सामना रहा और गंदम की किल्लत को ख़त्म करने के लिए और आने वाले दिनों में पैदावार में इजाफे के लिए भी हुकूमत की जानिब से एक मराती पैकेज जो किसान रिलीफ पैकेज के नाम से था उसका ऐलान किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अमल दरामद ना होने की बुनियादी वजह क्या है? भट्टी साहब, अगर देखा जाए तो गंदम का हमारा शोबा, कपास का शोबा, हमें इसमें दरामद करने की जरूरत पड़ गई, तो इसमें बेहतरी के लिए हुकूमत के जो इकदामात थे वो अमली शक्ल क्यों ना इख्तियार कर सके? यासिर, देखिए, गुज़श्ता सीज़न के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गंदम की किल्लत की वजह से बहुत सी मुश्किल सूरत हाल और तनकीद का सामना करना पड़ा। हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ी, करोड़ों डॉलर उसके ऊपर हम खर्च कर चुके हैं और अभी तक गंदम की इंपोर्ट का सिलसिला जारी है, क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर आटे की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो बुनियादी जो मसाइल थे वो ये थे कि हमें जो भी गंदम की नई फसल आती है उससे पहले हमारे पास जो डाटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता, डिमांड और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होती है उससे मुतल्लिक अंदाजे दुरुस्त नहीं होते। तो हमें पेशगी इक़दामात करने चाहिए ताकि एटलीस्ट हम ज़री मुल्क हैं। कपास के अंदर हम खुद कफील हुआ करते थे, अब हमें कपास इंपोर्ट करना पड़ती है। गंदम के अंदर हम खुद कफील होते थे, इतना वसी रकबा हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग न होने की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। उस सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि जो अब गंदम की बुवाई हो चुकी है, ये नवंबर 2019 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी थी कि आप मुल्क भर के किसानों के लिए आप 5 अरब रुपए का एक पैकेज था जिसके अंदर उन्हें जब गंदम की बुवाई होती है उस मौके के ऊपर उन्हें फैसिलिटेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर गंदम काश्त हो सके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी से बाज़ाब्ता मंजूरी हुई, उसके साथ वफाकी kabीना ने उस फैसलों को रेटिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद 2.5 माह गुजर गए हैं, वो किसान रिलीफ पैकेज के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ा है कि जब वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी कि किसानों को ये रिलीफ फराहम किया जाए ताकि लोग ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें। नहीं, भट्टी साहब आपको याद होगा कि जब ये किल्लत पैदा हुई थी तो रेट मुतय्यन किए जाने थे, वफाकी हुकूमत ने अलग से रेट मुतय्यन किया, सूबाई हुकूमतों ने अपनी जगह पे रेट मुतय्यन किया। तो आप क्या समझते हैं कि ये रिलीफ पैकेज के ऊपर वफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर हैं? देखिए, पंजाब और वफाकी हुकूमत सेम पेज पर हैं। सिंध के कुछ कंसर्न थे, वो उनको रिमूव करना वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सिंध के किसानों को रिलीफ मिलना था। वफाकी हुकूमत ने उनसे कुछ लेना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। और गंदम के जो काश्त के 2 बड़े सूबे हैं, सिंध और पंजाब, दोनों जगहों के ऊपर गंदम की बुवाई मुकम्मल हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना पड़ा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर रुकावट पैदा की। लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद एक हालिया मीटिंग के दौरान वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम साहब ने ये कहा है कि हमारे पास जो एक्यूरेट डाटा होना चाहिए उसकी अभी भी हमारे पास वो नहीं है, और गंदम की जो इमदादी कीमत थी अभी भी कम है, जिसकी वजह से जो किसानों के अंदर जो गंदम की बुवाई का अट्रैक्शन होना चाहिए था वो हम हासिल नहीं कर सके। 2 वफाकी वुज़रा ने अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हम जो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट के बावजूद और जो गंदम की नई फसल आनी है मार्च अप्रैल के दौरान हमें एक मरतबा फिर गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, चूँकि हमने मुकर्रर वक्त के ऊपर किसानों को फैसिलिटेट नहीं किया। अब वो 5 अरब रुपए का पैकेज अमल दरामद नहीं हो सका। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सब्सिडी मिलनी थी, जरिए अद्वियात पर सब्सिडी मिलनी थी, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब एक कमेटी बना दी गई है, वो इस सारे मामले का जायजा लेके उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है ये कार्रवाई भी कर सके और साथ ही साथ मुस्तकबिल का हम तायुन भी कर सकें कि मुस्तकबिल में माजी की गलतियों को दोबारा से ना दोहराया जाए और ऐसी किल्लत का हमें फिर से ना सामना करना पड़े। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे कराची की, जहां ट्रैफिक के भी मसाइल हैं, जहां पे बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें सूबाई हुकूमत भी नाकाम रही, शहरी हुकूमत भी कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, वफाकी हुकूमत कुछ करना चाहे तो सिंध हुकूमत को एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। तो कराची के वसाइल का बना क्या? कराची के मसाइल का हल क्या निकलेगा? ट्रैफिक का निज़ाम कब बेहतर होगा? ग्रीन बस सिस्टम कब तक चल पाएगा? ये बहुत से सवालात हैं जो कराची के शहरियों के भी हैं और बहुत से दीगर लोगों के भी, जिनको वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अमली हकाइक सामने नहीं आते। खबर साहब, आप क्या समझते हैं, ट्रैफिक के जो मसाइल हैं कराची में वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो शहरी हैं वो खार हो रहे हैं, तो कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार, पुलिसिंग का सिस्टम या ग्रीन बस सिस्टम की कोई उम्मीद दिखाई देती है? यासिर, आपने अपनी गुफ्तगू में 3 अहम नुक्ते उठाए हैं। पहला नुक्ता तो है ट्रांसपोर्ट का, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, कई प्रोग्रामों में बात हो चुकी है कि एक दुनिया का इतना बड़ा शहर, मेगा सिटी, पाकिस्तान का चेहरा, एक शानदार, एक असर हाजिर के जो तकाजे होते हैं उससे लैस ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे सका। दूसरा, आपने बात की ग्रीन लाइन की। ग्रीन लाइन के साथ साथ एक बात करूंगा मैं, ट्रैफिक का एक निज़ाम हमने शुरू करना था। ये दोनों प्रोग्राम 2015 में शुरू हुए थे। ग्रीन लाइन 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू किया, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। पूरा शहर जो है वो सरजानी टाउन से लेकर और टावर तक खुदा हुआ है और उसमें ट्रैफिक जाम होता है, उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। वैसे भी 2, 2.5 या 3 करोड़ की आबादी का शहर हो, तो जैसे टोक्यो है, जैसे हमारा तुर्की का है इस्तांबुल, इनके मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल एक जैसे हैं। तो इन्होंने एक काम किया था, ट्रैफिक पुलिस के तहरीक पर एक काम शुरू किया था, ITMS का एक प्रोग्राम बनाया था। ITMS क्या है? इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कि हम ये करेंगे कि एक तो ड्रोन चलाएंगे, सड़कों पर कैमरे लगाएंगे और उसके बाद पुलिस वाला जो है उसकी यूनिफॉर्म पर कैमरा फिट होगा, पुलिस की जो गाड़ियां होंगी उनमें नस्ब किए जाएंगे कैमरे। और ये सारा कुछ इसलिए किया गया था कि एक तो ट्रैफिक, इसके कुछ मुज़मिरात थे। एक ये था कि भाई देखा जा सके कि ट्रैफिक जाम क्यों होता है। दूसरा देखा जा सके कि जनाब ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो कहाँ पर अपना काम करने। खबर साहब, बुनियादी मुहर्रिकात क्या है जिनकी वजह से ये नहीं हो सका? ये इसलिए नहीं हो सका कि खुद पुलिस की काली भेड़े जो है ट्रैफिक पुलिस की, वो नहीं चाहती कि ये जदीद निज़ाम आए। इनका जदीद निज़ाम आने से जो फरसूदा काम चल रहे, रिश्वतखोरी चल रही है, गरीबों को सड़कों पर लूटा जा रहा है, सड़कों पर गरीबों को कूटा जा रहा है, ये सारा कुछ उस कैमरा सिस्टम की वजह से, उस जदीद तरीन निज़ाम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से हुकूमत के सामने होगा, लोगों के सामने होगा। तो लोगों, इन ट्रैफिक पुलिस की उनसे पूछा जाएगा ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस अपनी इस तजवीज़ से विड्रा हो गई है। 6 साल होने को आए हैं। इस पर एक पायलट प्रोग्राम हुआ है जिस पर तकरीबन कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करके इसको खटाई में डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि कराची को एक अच्छे ITMS की जरूरत है। कराची को ग्रीन लैंड की। क्या वज़ीर आला सिंध इस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब रहेंगे या फिर पीछे हट जाएंगे? देखिए, वज़ीर आला इसलिए बेबस हैं कि हमारी पुलिस में तकरीबन वो लोग आते हैं जो वडेरों के औलादें होती हैं और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी तब्दीली आए जिससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। तो वज़ीर आला पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन वो मजबूर हैं और हर ट्रैफिक पुलिस वाले के पीछे कोई ना कोई सियासी कुव्वत होती है। जब तक आप पुलिस, उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला इस मामले का नोटिस लेंगे और इस हवाले से एक्शन भी लिए जाएंगे और ये जो निज़ाम जिसके दावे थे, जिसकी बातें की गई थी, ये सियासी असरअंदाजी का नजर ना हो जाए बल्कि हकीकी तौर पर आवाम को मुहैया हो सके। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय फौज की, जो मकबूजा कश्मीर में आए दिन चढ़ाई करती है, वहां पर नौजवानों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन अब की बार जब चढ़ाई की गई तो भारतीय फौज को सुबकी का सामना करना पड़ा। भारतीय फौज के बहुत से फौजी मारे गए। उसके नताइज क्या निकले, उसके बाद क्या हुआ, ये राना साहब से जानेंगे। राना साहब, ये राजवड़ी सेक्टर पर जो भारतीय फौज ने चढ़ाई करने की कोशिश की और वहां पर एक सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को मारने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? देखिए, आज वहां पे इस सेक्टर के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ है और इस धमाके में से कहा जाता है आईडी धमाका है। और इस धमाके में 3 भारतीय फौजी मौके पे हलाक हो गए
और 17 भारतीय फौजी शदीद जख्मी हैं, जिसको भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जो फौजी मारे गए, जहन्नम हो गए, उनकी लाशों को बजाय किसी अस्पताल में शिफ्ट करने के, बजाय किसी और जगह शिफ्ट करने के, बल्कि एक ऐसे इलाके में शिफ्ट किया गया जहां पर एक इन्होंने अपना एक सर्द खाना बनाया हुआ है, जहां पर इन लाशों को रखा जाता है। वहां पे लाशें शिफ्ट कर दी गई और जिन फौजी जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने के बाद कह दिया गया सख्ती से कि इस वाकये का जिक्र कहीं नहीं किया जाएगा। जैसा आप देख लेंगे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या चंद घंटों बाद ये बात बिल्कुल सामने आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारतीय फौज ने इस इलाके में बेइंतहा खौफ पैदा कर रखा था। आपको याद है 3 नौजवानों को बिला वजह बगैर किसी चीज के उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। इससे पहले घरों से खवातीन को उठा लिया गया, मासूम बच्चियां जो हैं उनको स्कूल जाते हुए उठा लिया गया, वो कहां पे है, किस जगह रखा गया, आज तक किसको इल्म नहीं। लेकिन आज भारत की फौज खुद उस चीज का निशाना बन गई और आज उनके 3 फौजी मौके पर जहन्नम बदल हो गए और वहां पर जो जख्मी हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि उनमें से भी 4 जो है उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि ये जिंदा है, उनकी हालत बेइंतहा खराब है। लेकिन भारतीय मीडिया से इन लोगों को, जो ये फौजी जो जख्मी हुए हैं, इनके लवाहीन से जो फौजी मर गए हैं उनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा और यही शो किया जा रहा है कि जनाब ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और ये होगा क्या, कुछ दिनों बाद एक ड्रामा रचाया जाएगा और इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी वहां का, या तो कश्मीर के उन नौजवानों पे जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन हुर्रियत पसंदों पे जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाएगा, उन पर ये मलबा डाल दिया जाएगा। अपने लोगों से तो ये खबर छुपा लेंगे, लेकिन वो जो बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों को खबर हो चुकी है और अब बातें चल रही हैं, वो उसका नतीजा क्या निकलेगा। राव साहब, आप भी जानते हैं बरतानवी पार्लियामेंट में बहुत सी बातें हुई, लेबर एमपीज, कंजर्वेटिव एमपीज ने बहुत सी बातें की हैं और ये हदफे तनकीद बनाया भारत को, और साथ में यह भी कहा कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का जो एक वफ्द है उसे मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए। इसका नतीजा आप क्या देखते हैं? देखें, एक तो वो इजाज़त कभी नहीं देंगे। पहले भी अमेरिकन एक तंजीम ने कोशिश की थी, इस तरह यूएन ने जिस तरह से उसके ऊपर रिपोर्ट दी थी, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स हैं। अब कल की जो डिबेट हम देखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली अब ये हर बंदे को पता चल गया, दुनिया भर को पता चल गया कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और उसका जो नतीजा निकल रहा है, जो राना साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं जिस वाक़े को, ये एक ऑब्वियस नतीजा है। इमरान खान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से आप करोगे, वहाँ जंगे आज़ादी पहले से चल रही थी, लोगों को आज़ादी चाहिए थी, उनके हकूक़ सल्ब हो गए थे, अब तो बिल्कुल इंतहा हो गई ना। एक तो उनको घरों में बंद कर दिया, एक जेल बना दिया उसको, उसके बाद आप फिर उन बेगुनाह लोगों को किसी ना किसी बहाने वहाँ पे मार रहे हैं, तो ये कैसे छुप सकता है? दुनिया भर को इसका पता चल चुका है और दुनिया भर से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट यकीनन आएगा। भारत इजाज़त तो नहीं देगा। इसका इम्पैक्ट किस तरीके का आएगा? भट्टी साहब, हमारे वज़ीर ख़ारिजा तो कहते हैं कि अगर यूरोप बोले, अगर अमेरिका बोले तो उनकी आवाज़ में ज़्यादा असर है। अब तो यूरोप बोलना शुरू हो गया। यासिर, बिल्कुल यूरोप बोला है और हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि इसका डेफिनेटली असर आएगा। आलमी बिरादरी से हमें वैसे बहुत शिकवा है कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो सालों से वहाँ पेंडिंग है, उनकी बर वक्त उसके ऊपर उनकी लब कुशाई, उनका एक्शन न लेने की वजह से इंसानियत को, मुसलमानों को बिलखसूस बहुत से मजालिम का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमने जिस तरह रिसेंटली भारत को बेनकाब किया यूरोपीय यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की रोशनी में, और अक़वाम मुत्तहिदा में हमने 5वां डोजियर भी दिया भारत के खिलाफ, तो अब लगता है कि दुनिया को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है और बरतानी जो एमपीज़ ने इस मामले को अब टेकअप किया है और उसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की तंजीमें मुसलसल वो न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि भारत के अंदर भी जो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ऊपर वहाँ पर जो मजालिम भारत ढा रहा है उसके ऊपर वो लिख रही हैं। तो अल्टीमेटली भारत को जवाब देना पड़ेगा, भारत को आखिरकार जवाब देना पड़ेगा, आलमी सतह पर भी जवाब देना पड़ेगा, आवाम को भी देना पड़ेगा और मकबूजा कश्मीर की आवाम को भी देना पड़ेगा। एक दिन तो जवाब देना। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सईद खावर साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राना अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।